सीनियर कानूनदान एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्वियसली लोग बात कर रहे थे, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि ऐसा मामला है जो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप नहीं करेगी, लेकिन अल्टीमेटली लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होना, हाउ बिग इज द डेवलपमेंट? सबसे पहले तो ये कोई कॉमेंट ऑन दिस सर। देखिए, जब सदर मुमलिकत एक रेफरेंस भेजते हैं आइन के आर्टिकल 186 के तहत, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से लाजिम है कि उस रेफरेंस का जवाब दे। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम इस रेफरेंस पे गौर ही नहीं करेंगे, इसका जवाब ही नहीं देंगे। और ये मामला तारीख पे अगर नजर दौड़ाएं तो सन 1954 में एक रेफरेंस भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब असेंबलियां गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व की। और पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब रेफरेंस लगी तो ये पूछा कि व्हाट इफ वी रिटर्न दिस रेफरेंस अनआंसर्ड। और हुकूमत की तरफ से उस वक्त जो वकील पेश हो रहे थे जनाब के बिरोई साहब, उनका जवाब था, माय लॉर्ड्स, इट वुड बी एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल ड्यूटी, यानी कि ये आप पर लाजिम है कि आप इस रेफरेंस का जवाब दें। इसलिए ये तो बिल्कुल ठीक बात हुई आज के एक लार्जर बेंच बन गया। जाहिर है एक सदारती रेफरेंस एक बहुत अहम मामला होता है और उसमें यकीनन एक लार्जर बेंच ही को अपनी राय देनी चाहिए। तो इसमें मेरे लिए कोई बाइस ताज्जुब बात नहीं है। देखिए, हुकूमत का इस्तेहकाक था कि हुकूमत आइन की तशरीह करवाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे आप फरमा रहे हैं, उनका भी ऑब्लिगेशन था कि वो उसको टेकअप करते और ये तशरीह करते। उस पर लार्जर बेंच बन गया। अब सलमान अकरम राजा साहब, हुकूमत की एक टैक्टिक तो ये भी टेक्निक दिखाई दे रही थी कि इसको डिले किया जाए, जो रिक्विजिशन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल होने से डिले किया जाए। आपको लगता है कि जब तक ये रेफरेंस चलेगा उस वक्त तक हॉल्ट हो जाएगी वो एक्टिविटी जो पार्लियामान के अंदर होनी? नहीं, वो एक्टिविटी हॉल्ट नहीं होगी, मासवाए ये कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म इम्तनाई जारी कर दे। उसके अलावा स्पीकर साहब को कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं हो गया मामले को इल्तवा में डालने का। देखिए, 25 मार्च को ये इजलास बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि 25 मार्च को जो इजलास बुलाया गया है वो 14 रोज की जो मुद्दत है उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस हवाले से आइन क्या रहनुमाई फरमाता है? क्या स्पीकर साहब की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया है, क्या स्पीकर ऐसा कर सकते हैं, या जो ऑपोजिशन कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इट स्टैंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर हो तो उससे अपोजिशन को तो कोई फायदा नहीं। आइन ये कहता है कि अगर कोई काम किसी मुद्दत में करना है जो आइन में दी गई है और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता लेकिन उसके बाद किसी दिन हो जाता है, तो इस वजह से वो काम का लदम नहीं होगा कि वो आइन की दी गई मुद्दत में सर अंजाम नहीं दिया गया। लिहाजा 25 को अगर इजलास मुनक्किद करने में स्पीकर साहब से कोई गलती हुई है तो उसके बावजूद वो इजलास बहरहाल एक कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको आइन और कानून के मुताबिक होना होगा और आइन और कानून की हिफाजत भी उसको हासिल होगी। सलमान साहब, आज 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का वो इस्लामाबाद के अंदर जो एक हुकूमत ने जलसे के हवाले से एक स्ट्रैटेजी वजह कर रखी है, एक ऑपोजिशन का है, तो इस हवाले से समाअत करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वोट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट होता है, ये कोई इंडिविजुअल का वोट नहीं है। तो क्या इसको इसी तनाजुर में देखा जाएगा कि आप जब वोट लेके पार्लियामान में पहुंचते हैं तो फिर इंडिविजुअली अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर फैसला नहीं कर सकते, बल्कि जो पार्टी हेड कहेगा आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, यही तो अब मामला रेफरेंस में है जिसका फैसला एक लार्जर बेंच करेगा, तो इस हवाले से तो अब बात करना मुनासिब नहीं होगा। अब ये मामला अदालत के सामने है, अदालत को इस बात का फैसला करने दीजिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो वोट करने का हक है वो एक तरह से पार्टी का इज्तिमाई हक है या फर्दन हर मेंबर का हक है। इसका जवाब अब हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अभी हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है सलमान साहब, इसका मतलब ये है कि ये मामला ऐसा है जो बहुत देर से हल तलब था, इस पर आइन खामोश है, बहुत सारी इस पर एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, जो अब दूर हो जाएगी? देखिए, एक सवाल उठाया गया, बहुत सी आइन की शिकें हैं, उनको अगर आप मुख्तलिफ पहलुओं से देखें तो आप मुख्तलिफ जावियों से तशरीह कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आम जो कानूनी अमल है उसके नतीजे में अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है या सुप्रीम कोर्ट 184(3) में खुद नोटिस लेती है या किसी की पिटिशन पर नोटिस लेती है और वो एक फैसला दे देते हैं कि आइन का ये मतलब है।
तो आइन की मुख्तलिफ शिकों के जो मतलब हैं वो गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए हमारे सामने आते रहते हैं। खा दो राय मुमकिन हो, जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर उसी राय को मुतबर जाना जाता है। तो इसलिए हर मामला जो है वो बिलाखिर तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का एक तरह से तालिब होता है, और अब एक तशरीह मांगी गई है, वो तशरीह सुप्रीम कोर्ट यकीनन करेगी। सलमान साहब, लास्टली 184(3) के तहत जो आर्टिकल 62(f)(1) के तहत नाअहली हुई है, ताहयात नाअहली थी, वो जहांगीर तरीन साहब की हो या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हो, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन की कि ताहयात नाअहली वाला मामला है, इस पर नजर सानी होनी चाहिए। अब इस केस में जो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, इस पर भी सदारती रेफरेंस के अंदर सवाल उठाया गया है कि ये नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली होगी या फिर उस टेन्योर के तक नाअहली होगी। तो इस हवाले से जब ऑलरेडी 62(f)(1) से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त है, पटिशन है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो नाअहली है किसी मेंबर पार्लियामेंट की, वो ताहयात होगी, एक टाइम बार्ड होगी? देखिए, अब जो यहाँ सवाल उठाया गया है वो ये है कि अगर कोई शख्स डिफेक्शन का मुर्तकिब होता है आइन के आर्टिकल 63A के तहत, तो क्या उस पर इस वजह से आइन के 62(1)(f) के तहत गैर सादिक या गैर अमीन होने का एक जो डिक्लेरेशन है वो भी उस पर आयद की जा सकती है या नहीं आयद की जा सकती? तो ये सवाल है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कि डिफेक्शन का क्या मतलब ये है कि वो शख्स अब 62(1)(f) के हवाले से सादिक नहीं रहा, और अगर वो सादिक नहीं रहा तो वो नाअहल हो गया और फिर वो ताहयात नाअहल हो गया। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से रखा गया है कि 63A और 62(1)(f) का आपस में क्या कोई ताल्लुक है या नहीं। ठीक है सलमान साहब, लास्टली किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता, इस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने भी वाज़ेह कर दिया, और ऑब्वियसली ऑनरेबल जजेस की तरफ से भी यही रिमार्क्स थे कि किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता, ये मेंबर पार्लियामेंट का आईनी हक है, ये इस्तेहकाक है। इससे पहले कुछ हुकूमती ज़ोमा ये कह रहे थे कि वोट देने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो अब ये क्लैरिटी आ गई खासतौर पर आज की प्रोसीडिंग्स के बाद कि वोट देने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो असम्बली के अंदर मौजूद होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब मोशन आएगी। तो जी, बज़ाहिर यही कहा गया है कि किसी को फिजिकली, यानी कि ये नहीं है कि आप लोग खड़े कर दें, उसको दाखिल ना होने दें पार्लियामान में या ऐवान में। तो ये तो बात मान ली गई है गालिबन हुकूमत की तरफ से कि वो दाखिल तो हो सकते हैं ऐवान की इमारत में, लेकिन दाखिल होने के बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने शख्सी तौर पे अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालना है या पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना है, ये मामला अभी जवाब तलब है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि उनको आप जिस्मानी तौर पे नहीं रोक सकते ऐवान में दाखिल